नमस्कार, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। आगे आपका होस्ट एंड दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने बहुत सारी छोटी छोटी बारीकियों पर अध्ययन किया था। डिस्क में के से और डिस्क में सी से कितना अंतर पड़ता है, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन होकर पूछ लेता तो हम कैसे उस जगह में फेल हो जाते और गलत करके आ जाते, आप बहुत कुछ सीखे थे। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम लास्ट में आपका वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल को अच्छे से समझ चुके थे। अब आइए हम आते हैं इसके थोड़े विस्तृत अध्ययन पे हम आएंगे, ताकि भाई जो आपके लिए गूगल से निकाला गया है उस पर आपको भाई कुछ डाटा में से बचता है तो यहाँ आपको बता दूंगा मैं, है ना। आइए सर, वोलेटाइल मेमोरी एंड वर्सेस नॉन वोलेटाइल। सर आपको पता ही है, वोलेटाइल मतलब होता है सर आपका अस्थाई, नॉन वोलेटाइल मतलब आपका स्थाई, है ना। तो लिख देता हूँ, वोलेटाइल मतलब आपका अस्थाई और नॉन वोलेटाइल मतलब आपका स्थाई मेमोरी। हाँ सर, ये तो हो गया। हाँ सर, इसमें देखिए, कंप्यूटर मेमोरी दैट रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर, जिसको कम कंटिन्यूसली पावर चाहिए, बिजली चाहिए, करंट चाहिए टू मेंटेन स्टोर्ड इंफॉर्मेशन, मेंटेन करने के लिए स्टोर्ड इंफॉर्मेशंस को। हाँ सर, वो आपका रहेगा ना, जिसको पावर की जरूरत है वो आपका है वो आपका वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी मेमोरी। हाँ सर, जिसको भी कंप्यूटर मेमोरी दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन इवन देयर इज नो कांस्टेंट पावर, जिसमें बिजली पावर नहीं है फिर भी उसके अंदर जो डाटा है वो ऐसी पड़ी हुई है, वो आपकी हो जाती है नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी। हाँ सर, रिक्वायर्स अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पावर टू रिटेन डाटा, इसमें आपको डाटा को रिटेन करने के लिए पावर कंसिस्टेंट चाहिए ही चाहिए। और डज नॉट रिक्वायर अ कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ पावर टू रिटेन डाटा, इसमें आपको पावर का कंटिन्यूसली फ्लो नहीं चाहिए, है ना। डज नॉट रिक्वायर पावर। हाँ, अफेक्ट्स द सिस्टम परफॉर्मेंस, ये आपके अफेक्ट करता है। अगर इसमें कोई दिक्कत है आपके, अगर अस्थायी मेमोरी में दिक्कत आया तो आपके कोई इससे लाइन बन सकता है ना कि वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो कि आपके सिस्टम के परफॉर्मेंस को, सिस्टम के प्रदर्शन को इफेक्ट कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। तो आपको याद होना चाहिए कि सर रैम पे सब एप्लीकेशन प्ले होता है और रैम आपका एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो अर्थात अगर उसमें कोई दिक्कत आता है तो आपका एप्लीकेशन रन ही नहीं होगा रैम पे, तो आपका सिस्टम स्मूथली चलेगा ही नहीं। इसलिए याद रखेंगे इस बात पे, अलग से आपको अलग कलर में हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों। चलिए, ताकि आपको ध्यान रहे। यहाँ सर सिस्टम के परफॉर्मेंस को ये अफेक्ट करता है, ठीक। हाँ सर, तो सिस्टम के परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है, परफॉर्मेंस को मैं जोड़ दिलवा रहा हूँ दोस्तों, इसे क्वेश्चन बनेगा सीधा कि वह कौन सा मेमोरी है जो सिस्टम के प्रदर्शन पे को प्रभावित करता है, प्रदर्शन पे बुरा असर डाल सकता है या उसको अच्छा कर सकता है, या उसके प्रदर्शन पे उसका बहुत बड़ा योगदान, उसके परफॉर्मेंस पे, प्रदर्शन पे। तो याद रखिए सर, वो है आपका वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि रैम में ही आपके सारे एप्लीकेशन रन होते हैं और रैम में कोई दिक्कत आ गया तो आपके सारे एप्लीकेशन रन नहीं होंगे, तो सिस्टम का परफॉर्मेंस आपका स्मूथ नहीं होगा, हैंग मारेगा, अटकेगा, रन एप्लीकेशन आपका चलेगा नहीं। हाँ सर, और जबकि नॉन वोलेटाइल मेमोरी होते हैं ये अफेक्ट करते हैं, ये भी अफेक्ट करेंगे किस चीज़ को सर, आपके ये अफेक्ट करते हैं केवल सिस्टम के स्टोरेज को, अर्थात उसकी मेमोरी क्षमता को। हाँ सर, अगर मेमोरी क्षमता बढ़ाना है तो एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क कनेक्ट कर दिए, मेमोरी क्षमता बढ़ा दिए। हाँ सर, बस वही, तो उसके स्टोरेज को प्रभावित करते हैं ये अफेक्ट्स करते हैं केवल आपके स्टोरेज को। तो ये बहुत बड़ा इनका रोल नहीं है उस सेंस में, आगे तो सबका मतलब है तभी है। ये अपने में डाटा, ऐसा कौन सा मेमोरी है जो अपने में डाटा होल्ड करके रखती है, पकड़ के रखती है, स्टोर करके रखती है, होल्ड करके रखती है डाटा को टेम्परली या अस्थायी रूप में। तो अस्थायी, टेम्परली माने अस्थायी रूप में जो डाटा रखती है वो है आपकी अस्थायी मेमोरी या वोलेटाइल मेमोरी। हाँ सर, तो डाटा को टेम्पररी रूप में कौन रखता है, ये पूछेगा आपसे कभी क्वेश्चन बना के। तो डाटा को टेम्पररी रूप में अपने में होल्ड करके रखने वाली मेमोरी है वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी। दोस्तों मैं बोला ना, क्वेश्चन कैसे कैसे निकलेंगे वो आपको पता होना चाहिए। सब्जेक्ट पढ़ने से मैटर नहीं होता दोस्तों, सो क्वेश्चन बनते कैसे हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको भले थ्योरी क्लास लगता होगा मगर इससे कैसे कोई, आपको थ्योरी प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके की क्लास है मेरा, अगर आपको कंप्लीट तैयारी है इस क्लास में, कुछ चीज़ बचता नहीं है। हाँ सर, और ये होल्ड्स डाटा परमानेंटली, तो ये अपने में होल्ड करता है डाटा को परमानेंटली, जब तक आप खुद से डिलीट ना करें तब तक डाटा को अपने में परमानेंटली डाटा होल्ड करके रखेगा। तो क्वेश्चन बनेगा वह कौन सी मेमोरी है जो डाटा को परमानेंटली होल्ड करके रखती है या स्थायी रूप से अपने में संग्रहित करके रखती है। तो आप बताएंगे सर आपका है नॉन वोलेटाइल या स्थायी मेमोरी। हाँ सर, तो बताइए
रैम में आप इतना सारा एप्लीकेशन रन करते हैं, आपको दिखा भाई तुरंत जितना एप्लीकेशन खुल रहा है भड़ 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 खुलते जा रहा है। हाँ सर, तो तुरंत तुरंत एक्सेस हो रहा है, आपको पेटीएम खुले, आप व्हाट्सएप खुले, तुरंत ये खुले, तुरंत वो खुले, अर्थात ये आपका कहीं ना कहीं बहुत ही फास्टर मेमोरी होती है। आपसे पूछे वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में अधिक तीव्र मेमोरी कौन सी होती है, तो बताएंगे आप वोलेटाइल मेमोरी जो कि अस्थायी मेमोरी है वो आपकी फास्टर मेमोरी होती है, तीव्र या तेज मेमोरी होती है। ठीक, हाँ सर, तीव्र मेमोरी होती है। हाँ सर, जबकि ये होती है नॉन वोलेटाइल, वो इसके कंपेयर में स्लोअर मेमोरी होती है ना। हाँ सर, चलिए, आपका थोड़ा स्लोअर या आपकी धीमी होती है। रिफर्स टू प्राइमरी स्टोरेज टाइप, और ये आपके जो आपके वोलेटाइल है आपके प्राइमरी स्टोरेज टाइप में काउंट होते हैं, है ना। हाँ सर, क्यों होता है, इस शब्द का मतलब बहुत गहरा। और ये आपके रिफर्स टू सेकेंडरी स्टोरेज टाइप, मतलब ये कि प्राथमिक स्टोरेज कहला रहे हो, द्वितीयक स्टोरेज कहला रहे हैं, ये क्यों कहला रहे हैं आपके, वो वाले प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं है ना, ये इस सेंस में है वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल में। सर ये क्यों कहलाते हैं, आपको मैं बता रहा हूँ, बताइए। मैंने एमएस वर्ड खोला, एमएस वर्ड खोल करके बस सर मैसेज टाइप कर रहा हूँ टू दी प्रिंसिपल एप्लीकेशन में, उसमें वर्ड लिख रहा हूँ, लेटर लिख रहा हूँ, टू दी प्रिंसिपल, आज मैं हर गए रहन बोरे बासी खाइन गुरुजी, मगर मोर तबियत गड़बड़ा गई, मोर अति इसने होगी उसने होगी फलना टिमका, मैं टाइप कर रहा हूँ, ठीक है, वर्ड में। जब मैं लिखा कि मैं बोरे बासी खाइन मोर कका कह रही, तो मोर आज मोला 10 तो होगी, मोला 25 होगी बोरे बासी खाइन, तो हालांकि बोरे बासी का भी ऐसा होता नहीं, बोरे बासी बहुत बढ़िया है, ओकरे बस से आज मैं स्कूल नहीं आऊँ गुरुजी। जब वो लिख रहा हूँ तो जब ऊपर का 4 लाइन लिखा, 5वें लाइन पे भी हूँ, तो उस समय ऊपर का 4 लाइन सबसे पहले कहाँ पे जमा हुआ है, कहाँ की जगह का उपयोग कर रहा है, किस स्पेस को उपयोग कर रहा है, किस स्थान को उपयोग कर रहा है, कहाँ स्टोर है उस समय पे। हाँ सर, अगर आप एमएस वर्ड रन कर रहे हैं सर, आप जो लिख रहे हैं शब्द वो एमएस वर्ड में है। हाँ सर, और जो एमएस वर्ड में आप जो लिखे हैं सर, एमएस वर्ड अपने आप में एक एप्लीकेशन है। हाँ सर, तो एप्लीकेशन सर रन होता है सर रैम में, अर्थात जो आप लिखे हैं वो भी रन हो रहा है रैम में, अर्थात उस समय वो रैम के स्थान का उपयोग कर रहा है। इसीलिए प्राइमरली जो आप डाटा लिख रहे हैं वो तो रैम में स्टोरेज होता है ना, इसलिए वो प्राइमरी स्टोरेज टाइप कहलाता है। और सर जब मैं पूरा लेटर लिख लूंगा, फिर मैं सेव बटन दबाऊंगा, तब वहां से निकल करके मेरा डाटा जो रैम में जो काम हुआ था सेव कर दिया, उसको सेव किया, तो सेव होकर के चला जाएगा सर मेरे हार्ड डिस्क में और जाके जमा हो जाएगा। इसलिए सेकेंडरी टाइम में परमानेंटली रूप से अब जाके जमा होने चला गया मेरे हार्ड डिस्क में, इसलिए आपका सेकेंडरी स्टोरेज टाइप कहलाता है। समझ में आया बारीकियां। हाँ सर, बोला रटना कुछ नहीं, क्या बोला, एक चीज आपको दिखेगा, बोला था ना मैं, क्या दिख रहा है आपको। हाँ, इसलिए इसके एग्जांपल है आपका सर रैम, और इसके एग्जांपल दोस्तों आपका रोम, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी। देखिए ये सही लिखा है, हार्ड डिस्क में के लगाए, देखिए, है ना। हाँ सर, फ्लॉपी मेमोरी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी। हाँ सर, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से आपको पूरा जानकारी से कितने इसके हर एक लाइन से कैसा कैसा क्वेश्चन आपसे पूछेगा आप भली भांति परिचित है। नहीं तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल खोलिए, कोई भी आप पुस्तक खोलिए, क्या उसमें उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बनेंगे आपको ये पता था? नहीं पता था। और अब नहीं, हमारे पास इतना दिमाग है, हमारे पास कॉमन सेंस है, हम समझ जाते हैं। नहीं समझ पाते दोस्तों, जब तक आपको मैं इस रूप में बताता नहीं ना, तब तक आप कभी इससे बनने वाला क्वेश्चन नहीं समझ पाते। आप सिर्फ इसके स्थायी पावर कट वाले तक ही सीमा तक रहते। अगर आपसे बस उतना ही क्वेश्चन पूछता कि ऐसा कौन सा मेमोरी है जिसमें पावर को उठाने में डाटा उड़ जाता है, तो आप बताते सर वोलेटाइल मेमोरी या स्थायी मेमोरी है, उसका एग्जाम्पल रैम होता है, इतना ही बता पाते। पर अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता कि तीव्र कौन सा होता है, होल्ड डाटा टेम्पररी कौन होल्ड करता है, कौन सिस्टम के परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालता है, कौन उसकी स्टोरेज पे अफेक्ट डालता है, यहाँ तक आपको पता था। ये ऊपर की 3 लाइन, ये ऊपर के 2 डिग्री, और ये 1 2 3 4 ये आपको नहीं पता था। तो याद कीजिए, आपको जो पढ़ रहे हैं ना उसका महत्व आपको होना चाहिए। आप और कोई पुस्तक खोलिए आपको नहीं मिलेगा, आप कोई भी और YouTube चैनल खोलिए, वहां से भी यही बताएंगे वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो स्थायी है, ये है वो है, पावर कट हुआ गायब हुआ, मतलब इतना ही है दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रखिए कि क्वेश्चन के स्तर क्या हो सकते हैं, और सोचिए कितने इजी क्वेश्चन बनेगा ना, मतलब एक लाइन का क्वेश्चन बनेगा। बताइए वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल में सबसे तीव्र मेमोरी कौन सी होती है? आप पढ़े ही नहीं है तो आप कैसे बता पाएंगे? बता ही नहीं पाएंगे, आप तो सोच ही नहीं पाएंगे उस समय। मतलब आप बता पाएंगे तीव्र होती है सर आपकी रैम, क्योंकि सट उसमें सब एप्लीकेशन हम खोल पाते हैं, जबकि हमारे हार्ड डिस्क या ये सब में हम डाटा डालने में टाइम लगता है। हार्ड डिस्क कनेक्ट करेंगे और अब गाना वीडियो हम मूवी कॉपी कर रहे हैं, तो मूवी सर जाने में समय लगता है 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहते हैं हम लोग, है ना। अब मोबाइल से भी जब एक दूसरे से वीडियो लेते हैं, गाना लेते हैं, टाइम लगता है ना। हाँ सर,
जबकि आपके रैम में क्या आप एप्लीकेशन टच करते हैं उसको खुलने में टाइम लगता है, नहीं सर। तो फास्ट हुआ कि नहीं, हाँ सर। तो ना हर चीज़ समझ के चलिए, जब आप समझे हैं अब उससे क्वेश्चन बनेगा तो आपको कुछ नहीं छूटने वाला है दोस्तों। आइए हम आते हैं अब इसके नेक्स्ट पेज पे। चलिए ये सब आपको हो गया। हाँ, आते हैं इस पे सर। फिर आपको वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल आप ले आए। हाँ सर। क्यों लेके आए दोस्तों, मैं यही बता दूं आपको, मैं इसलिए इसको लेकर के आया ताकि आप फिर से आप ध्यान में रखें कि एग्जांपल्स क्या क्या होता है। तो वोलेटाइल या आपका अस्थाई या आपका नॉन वोलेटाइल या मतलब कहीं से क्वेश्चन छूटने दूंगा कि आपका स्थाई। हाँ सर। सर नॉन वोलेटाइल के एग्जांपल या स्थाई मेमोरी के एग्जांपल कौन कौन से हैं? तो रैम भी है, कैचे भी है और रजिस्टर भी है। आपको मैं ये चीज़ पीछे ही बताया था, मगर आपको अब एग्जांपल से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब रैम और कैचे और रजिस्टर आप पढ़े रहेंगे तभी आपको पता होगा ना कि रजिस्टर भी इसी में आता है, कैचे भी इसी में आता है, सिर्फ रैम नहीं। मगर आप बहुत मैक्सिमम बुक दिखेंगे सिर्फ केवल रैम तक ही सीमा करके बता देते हैं। जबकि आपके नॉन वोलेटाइल में सॉलिड स्टेट ड्राइव अर्थात जिसको पकड़ पा रहे हैं, आप पीछे देखे थे हाँ सर, पेन ड्राइव वगैरह। हाँ सर। तो कुल मिला के सॉलिड स्टेट ड्राइव मतलब आपका पेन ड्राइव, आप ये समझिए पेन ड्राइव है ना। हाँ सर, पेन ड्राइव है या आपका SD कार्ड है, ये बोलना चाह रहे हैं, है ना। हाँ सर, ठीक है। हार्ड डिस्क ड्राइव मतलब तो आपका हार्ड डिस्क होता है, आपको पता ही है। हाँ सर। और देखिए के लगाया ना। हाँ सर। हाँ सर। सर रीड ओनली मेमोरी अर्थात रोम आपका। हाँ सर, रोम। हाँ सर, तो रोम हो गया आपका। हाँ सर, रोम हो गया आपका, रोम। और USB स्टिक्स अर्थात पेन ड्राइव को USB स्टिक्स भी बोलते हैं, क्योंकि स्टिक के जैसे डंडे से, और USB पोर्ट होता है कनेक्ट करने के लिए, USB स्टिक होता है। हाँ सर। तो सब आपके होते हैं, या इसमें ऑप्टिकल डिस्क होगा तो भी सब चीज़ इसमें हो जाता है। हाँ सर। तो इसके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनता है इसीलिए। देखिए फिर लिखा है दिस टाइप ऑफ मेमोरी लूजेज ऑल ऑफ इट्स डाटा व्हेन द पावर सोर्स इज टर्न्ड ऑफ। पावर अगर ऑफ होगा तो डाटा को लूज कर देगा। हाँ सर। इसमें आपका दिस टाइप ऑफ मेमोरी विल रिटेन डाटा, ये रिटेन अपने डाटा होल्ड करके रखे रहता है। ऑल द डाटा रिटेन डाटा अगर पावर ऑफ हो जाए तब भी, व्हेन पावर सोर्स इज लूजेस। ठीक, अगर पावर सोर्स इसका लूज हो गया तब भी अपने डाटा को होल्ड करके रखता है, ये बोल रहा है। हाँ सर। चलिए बोला ना आपको एक एक वाली आपको पता होना चाहिए कौन कौन इसमें आते हैं एग्जांपल। तो इसके एग्जांपल से आप क्वेश्चन बने। तो ये आपकी रजिस्टर मेमोरी कौन किसका एग्जांपल है? इतने एक लाइन का क्वेश्चन बना, वोलेटाइल का नॉन वोलेटाइल का, आप घूम जाते अगर आप ये एग्जांपल नहीं देखे होते तो। हालांकि पीछे में बता चुका था इससे पहले वाले क्लास में, फिर भी आपको एक प्रूफ दिखाना जरूरी था। हाँ सर। आइए इसमें आपको फिर हम पढ़ते हैं, कुछ और आपके लिए जरूरी मिल जाए तो पढ़ेंगे, उसको भी हाईलाइट कर लेंगे। वोलेटाइल मेमोरी आपको फिर पता है सर, आपका यह स्थाई है या स्थाई है। हाँ सर, ये अस्थाई, ये स्थाई। हाँ सर। वोलेटाइल मेमोरी इज द टाइप ऑफ मेमोरी वेयर डाटा इज लॉस्ट व्हेन द पावर इज टर्न्ड ऑफ। हाँ सर, पढ़ चुके हैं, हमको यही पता है, ये भी पता है। इसमें पावर गायब होगा तब भी डाटा रहेगा, पावर गायब होगा तो डाटा गायब हो जाएगा। डाटा टेम्परली स्टोर होता है। हाँ सर, डाटा टेम्परली स्टोर होता है, हमको पता है। इसमें आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। हाँ सर, हमको पता है। ये आपका फास्टर होता है। हाँ सर, हमको पता है। ये आपका सर स्लोअर होता है। हाँ सर, ये हमको पता है। सर इट हैज स्टोरेज के लेस स्टोरेज के, इसके में लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है। देखिए नया पॉइंट मिला एक तो। हाँ सर, किस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता कम होती है? तो देखिए आप कभी देखेंगे सर रैम मैक्सिमम कितना होता है? रैम का सर अधिकतम क्षमता 2 GB, 4 GB, 8 GB, इतने आप देखते हैं 32 GB। हाँ सर। और सोचिए उसी जगह आप हार्ड डिस्क का देखिए सर 1 TB, 2 TB, 6 TB। सर ब्लूरे डिस्क का देखिए सर 3 TB, 9 TB। हाँ सर, समझ आ गया बात। हाँ, तो इसीलिए याद रखेंगे कि सर हमारा कि स्टोरेज कैपेसिटी किसकी कम है? तो लेस स्टोरेज कैपेसिटी है किसकी? वोलेटाइल मेमोरी की। और हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है सर आपके, है ना, हैज मोर स्टोरेज कैपेसिटी होती है। ये हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है आपके किसकी? सर नॉन वोलेटाइल की। हाँ, तो उसके एग्जांपल को ध्यान में रख के आप देख सकते हैं। चलिए बोला ना क्वेश्चन हर एक जगह से जहाँ नया बनेगा हम सब कवर करेंगे। डाटा कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड, इसमें आपका डाटा इजिली ट्रांसफर होता है, याद रखेंगे। रैम में डाटा इजिली ट्रांसफर होता है, जबकि इसमें आपका कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर्ड। कहने का मतलब सर वही कि जब मैं आपको मूवी मेरे फ़ोन से आपके फ़ोन में मूवी दे रहा हूँ तो आपके हार्ड डिस्क में जाके स्टोर हो रहा है। हाँ सर। हाँ सर। सर आपके जो स्टोरेज में क्षमता में जाके स्टोर हो रहा है तो टाइम लगता है ना। हाँ सर, लैपटॉप से आप हार्ड डिस्क में डाल रहे हैं तो सर टाइम लगता है 5 मिनट, 10 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, जो भी। और रैम में वही डाटा, इसका डाटा, उसका डाटा, जो आप टच किए वो आप डाटा इनपुट किए, तुरंत एप्लीकेशन खुल गया। हाँ सर,
आपको पासवर्ड डाला तुरंत वो पासवर्ड से आपका लॉगिन हो गया। हाँ सर, तो बहुत फास्टली होता है ना, इसलिए बोल रहे हैं आपको कि इजिली ट्रांसफर करता है डाटा को। तो डाटा कैन बी इजिली ट्रांसफर्ड, डाटा कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफर्ड। इसमें टाइम लगता है, आपको पता है, इसमें टाइम बहुत कम लगता है, इसमें टाइम आपको अधिक लगता है। हाँ सर, इट इज मोर कॉस्टली पर यूनिट साइज, अर्थात तो पता है आपको कि सर रैम बहुत महंगा मिलता है, इसलिए आप देखेंगे जब आप फोन खरीदने जाएंगे तो जितने अधिक रैम का फोन आप लेंगे उतने अधिक आपको प्राइस देना पड़ेगा, है ना। हाँ सर, तो ये चीज लिखा हुआ है कि पूछ सकता है, हर एक लाइन से क्वेश्चन बनेगा ना कि मोर कॉस्टली पर यूनिट साइज और लेस्ट कॉस्टली आपका पर यूनिट साइज। हाँ सर, सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। सीपीयू सबसे पहले डाटा कहां से एक्सेस करता है सर, मैं आपको बताया हूं, सीपीयू सबसे पहले आपका रजिस्टर से एक्सेस करता है। सर रजिस्टर आप पीछे देखे थे सर, सीपीयू सबसे पहले रजिस्टर से डाटा एक्सेस करता है। हाँ सर, ये भी आपका नॉन वो मतलब वोलाटाइल या अस्थाई है। हाँ सर, रजिस्टर में नहीं है तो कैचे से एक्सेस करेगा। सर ये भी आपका वोलाटाइल है। हाँ सर, कैचेस में नहीं तो आपका रैम से करता है। सर ये भी आपका वोलाटाइल है। अर्थात सीपीयू सबसे पहले डाटा कहाँ से लेता है, यहाँ से लेता है। जब इनमें नहीं मिले तब जब क्या यहाँ से डाटा सर्च करता है। ठीक, हाँ सर, इसलिए सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस, तो सीपीयू हैज डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा और सीपीयू हैज नो डायरेक्ट एक्सेस टू डाटा। हाँ सर, प्रोसेस कैन रीड एंड राइट, इसमें आपका प्रोसेस को आप रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। और प्रोसेस कैन ओनली रीड, इसमें आपका प्रोसेस कैन ओनली रीड कर सकते हैं। या रोम के सेंस में बोला है कि हाँ सर, रोम का डाटा उसको केवल रीड कर सकते हैं और आपका रैम का जो डाटा रीड एंड राइट दोनों कर सकते हैं। हाँ सर, ये बोलना चाह रहे हैं। चलिए, इट हैज़ हाई इम्पैक्ट ऑन द सिस्टम्स परफॉर्मेंस, आपके सिस्टम्स के परफॉर्मेंस पे बहुत हाई इम्पैक्ट डालता है, मतलब इससे सिस्टम के परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ता है। आपके फ़ोन की अगर रैम की क्षमता अधिक है तो आपका फ़ोन उतना ही स्मूथली रन करता है। दोस्तों, आप कितना सारा एप्लीकेशन खोल दिए हैं, फ़ोन फिर भी बिना हैंग मारे चलेगा। और अगर रैम कम हो जाएगा तो सिस्टम हैंग करने लगेगा, आपका फ़ोन हैंग करने लगेगा। कभी गौर करके देखिएगा, अगर आपका रैम पूरा भर गया है तो आप देखेंगे आपका फ़ोन हैंग करने लगेगा, है ना। हाँ सर, इसलिए सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रभावित करते हैं, जबकि ये हाई इम्पैक्ट ऑन सिस्टम स्टोरेज, आपके सिस्टम के स्टोरेज पे प्रभाव डालते हैं। हाँ सर, कि आपने पूरा बहुत सारा गाना वाना कॉपी कर दिया, पूरा हार्ड डिस्क में पूरा भर दिए तो उसकी स्टोरेज पे असर पड़ेगा। आप डिलीट कीजिए फिर से खाली। चलिए, डाटा एंड प्रोग्राम्स दैट आर करेंटली फेच बाई सीपीयू आर स्टोर्ड इन वोलाटाइल मेमोरी। देखिए क्या लिखा है, कोई डाटा अगर आपको चाहिए तो, कोई प्रोग्राम आपको रन करना है तो वो आपके सीपीयू आर स्टोर्ड इन वोलाटाइल मेमोरी, तो सीपीयू उसको वोलाटाइल मेमोरी में स्टोर करके रखता है, अर्थात रन पे रैम पे उसको रन करता है, ये कहना चाह रहा है ना। सीपीयू कोई एप्लीकेशन रन करवा रहा है तो किस पे रन करवा रहा है सर, रैम के स्टोरेज पे ही रन करवा रहा है, बस वो ये कहना चाह रहा है। और यहाँ क्या लिखा है, एनी काइंड ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन, इसमें केवल स्टोर कर सकते हैं किसी प्रोग्राम में डाटा को, ये बोलना चाह रहा है ना। हाँ सर, तो क्या लिखा है सर, देखिए करेंटली फेच मतलब जिस डाटा पे, जिसमें डाटा या प्रोग्राम पे, जिस डाटा या प्रोग्राम पे आप करेंटली फेच बाय सीपीयू, अर्थात जिस पे आप करेंटली काम कर रहे हैं। जैसे आप इस समय कोई एप्लीकेशन खोले हुए हैं, आप व्हाट्सएप खोले हुए हैं, तो व्हाट्सएप जब जिस समय खोले हुए हैं आपके फोन तो और 15-20 एप्लीकेशन होंगे। हाँ सर, और आप जब एप्लीकेशन व्हाट्सएप टच किए तो व्हाट्सएप जो खुला है वो आपके रैम पे खुला है सर। हाँ, तो करेंटली आप जब यूज़ करते हैं, जब करेंटली कोई आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो वो स्टोर जो जिस स्टोरेज का यूज़ करता है वो यूज़ करते हैं आपके वोलाटाइल वाले का, और जो आपका बाकी पड़े हुए हैं जो स्टोर्ड हैं वो आपके यूज़ करते हैं आपके नॉन वोलाटाइल का। यही ये कहना चाह रहा था कि एनी काइंड ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड इन नॉन वोलाटाइल मेमोरी। तो इसमें सभी आपके जितने भी डाटा है, जितने प्रोग्राम हैं, सब आपके स्टोर्ड रहते हैं आपके वोलाटाइल मेमोरी में, है ना। एनी काइंड ऑफ मतलब हर तरीके के डाटा एंड आपके प्रोग्राम्स स्टोर्ड रहते हैं आपके नॉन वोलाटाइल मेमोरी में। हाँ सर, और इसमें आपके जो करेंटली आप जिसको रन कर रहे हैं, फैच मतलब रन कर रहे हैं, चला रहे हैं, सिर्फ वही आपका स्टोर्ड होगा, सीपीयू आर स्टोर्ड इन वोलाटाइल मेमोरी। हाँ सर, इसका एग्जांपल है रैम एंड कैचे मेमोरी और रजिस्टर, इसका एग्जांपल है रोम एंड हार्ड डिस्क ड्राइव। हाँ सर, चलिए दोस्तों, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनने थे, सब यहाँ से बहुत सारे नए नए क्वेश्चन हमको समझ में आए, मिले। इन सब से आपसे क्वेश्चन एक लाइन घुमा के पूछेगा, और अब हमारे बच्चों से किसी में भी कोई गलती नहीं होगी क्योंकि इतने अच्छे से बता चुके हैं हम। ठीक, हाँ सर। फिर सेमीकंडक्टर मेमोरी का आपको बताया था मैं, पीछे फिर एक बार यहाँ से आपको रिपीट हो जाएगा। चलिए सर, सेमीकंडक्टर था अर्धचालक मेमोरी कौन होता है पूछे, सर रैम भी आपका अर्धचालक मेमोरी है, रोम भी आपका अर्धचालक मेमोरी है, और रैम के अंदर आपका एस रैम और डी रैम आपका जो कि वोलेटाइल प्रकृति के होते हैं। उसके अलावा आप यहीं देखिए, इसके बाद एफ रैम, एम रैम, पी रैम, आर रैम, है ना, ये जो भी दिए हैं इधर वाले रैम सब आपके
नॉन वोलेटाइल आपके स्थायी होते हैं। तो आपको ये भी पता चल गया कि रैम के भी वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दोनों होते हैं, जिसमें जो वोलेटाइल या अस्थायी प्रकृति के होते हैं, उसके वोलेटाइल या अस्थायी प्रकृति के होते हैं वो एस रैम और डी रैम है, और जो उसके स्थायी प्रकृति के होते हैं जिसमें डाटा हमेशा जमा रहता है वो आपके एफ रैम, एम रैम, पी रैम, आर रैम होते हैं। हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे विशेषकर, ठीक। हाँ सर, और फिर रोम का बात आ गया। रोम, रैम रोम दोनों सेमीकंडक्टर है। रोम में आपका ईपी रोम, यूवी रोम या अल्ट्रा वायलेट वाला है, अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल वो सब है ना, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यार ये अल्ट्रा वायलेट है, यूवी का मतलब अल्ट्रा वायलेट है ना। हाँ, तो अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रॉनिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका नया था तो फुल फॉर्म बता दिया। हाँ सर, फ्लैश आपको पता ही इसका हिस्सा है, और ओटीपी रोम, ठीक। हाँ सर, क्लियर हो गया। हाँ चलिए, तो सब आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी के हिस्से हैं। इनमें से कोई और नाम देख के पूछ लेते हैं, आपके सेमीकंडक्टर मेमोरी अर्धचालक मेमोरी के हिस्से हैं, और रैम और रोम दोनों आपके अर्धचालक या सेमीकंडक्टर मेमोरी के हिस्से हैं। इसलिए याद रखेंगे आप, पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा अर्धचालक मेमोरी है, ठीक। हाँ सर, अर्धचालक मेमोरी है। तो रैम और रोम दोनों ही आपके अर्धचालक मेमोरी हैं, और उसके सारे हिस्से जो हैं वो सब आपके अर्धचालक मेमोरी हैं। और उसमें कुछ की रैम की कुछ की प्रकृति अस्थायी वोलेटाइल है, जो कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम है। बाकी उसके और जो रैम के हिस्से हैं 4 यहाँ दिख रहे हैं आपको, ये और भी कुछ आप देखेंगे वो सब आपके स्थायी प्रकृति के होते हैं। तो याद रखेंगे, वर्गीकरण ध्यान रखना है। अब रैम को हम जब पढ़ते हैं सर, आपको केवल रैम को हम पढ़ते रहते हैं वोलेटाइल वोलेटाइल वोलेटाइल, तो हमको लगता है जितने भी रैम है सब आपके वोलेटाइल है। नहीं दोस्तों, कुछ रैम है जो आपके नॉन वोलेटाइल कहलाते हैं। और हमें ये भी बताया था कि हाँ सर, ये जो नॉन वोलेटाइल है ये सिर्फ उसके रैंडमली एक्सेस करने की वजह से ये इस कैटेगरी में आ गए हैं, बल्कि डाटा इनमें परमानेंटली ही स्टोर रहता है, ठीक है। क्लियर हो गया। हाँ आइए, तो चलिए, आपका ये होता है सेशन दोस्तों। यहाँ पे ये वाला मतलब कि टॉपिक में हम वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, मतलब इसका अब आपका मेमोरी यूनिट से आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछेगा, आपसे नहीं छूटेगा, कभी भी नहीं छूटने वाला, किसी भी हाल में नहीं छूटने वाला, है ना। चलिए, उसके बाद हम आपका आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब देख लूँ। आप लोगों को समझाने के चक्कर में वीडियो लास्ट क्लास में पॉज कर दिया था। एक मिनट में अपना कंटेंट ले आता हूँ, फिर आप लोगों को आगे क्लास लिया जाएगा। आपका टाइम क्यों वेस्ट करना है ना। हाँ सर, चलिए दोस्तों, हम आगे आते हैं। अब आप आपका चर्चा करते हैं शुरुआत से, ठीक। चलिए, आप एक एक चीज़ को समझ चुके हैं बहुत अच्छे से। हाँ सर, अब एक एक चीज़ को अच्छे से समझ चुके हैं, तो हम शुरुआत से आपको सब चीज़ समझाते हैं फिर से, ठीक। चलिए, चलिए। हाँ सर, आपने रैम, कैचे, रजिस्टर, मेमोरी ये सब बताया हुआ है। अब इनके ऊपर हम पर्टिकुलर अध्ययन करेंगे। रैम के बारे में आप अच्छे जान चुके हैं, अब हम सबके बारे में अध्ययन करेंगे, सबके अंदर हम प्रवेश करेंगे। जैसे आप देखिए, रैम का सर 2 हिस्सा है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, सब आप देखें, हम सबके अंदर प्रवेश करते हैं, चालू करते हैं पढ़ना, ठीक। हाँ सर, तो चलिए, सबके बारे में आपको 1 बाय 1 में बताना चालू करता हूँ, ठीक। चलिए, सबसे पहले लिखिए सर आप रजिस्टर मेमोरी, है ना। चलिए, रजिस्टर से चालू कर लेते हैं। देखिए, रजिस्टर, कंप्यूटर, छोड़ दीजिए। A processor register is a quickly accessible location available to a computer's processor. Registers usually consist of a small amount of fast storage, although some registers have specific hardware function and may be read only or write only. सर, कहना बस क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं दोस्तों कि रजिस्टर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्ट स्टोरेज, कि रजिस्टर अपने में बहुत कम डाटा रख पाता है, बहुत कम एकदम केबी में डाटा रख पाएगा, और उसको बहुत फास्टली देता है। तो चलिए आपको समझाता हूँ मैं, ठीक। हाँ सर, इसमें दिया हो तो ठीक है।
चलिए छोड़ते हैं। चलिए रजिस्टर आपको समझना है बस क्या। सर अब मैं आपको कुछ एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम से आपके क्वेश्चन पूछेंगे। पहले ही बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन जो बने उन पर जोड़ दे सके हम। ठीक है, आइए सर मैं लिखता हूँ, मान लीजिए रजिस्टर, ऐसा मतलब इसी डायग्राम पे आते हैं। चलिए सर मान लीजिए आपका है चलिए सर मान लीजिए आपका है क्या सर, ये पूरा हमारा मदरबोर्ड बन रहा है। ठीक सर, ये हमारा पूरा मदरबोर्ड है सर। मदरबोर्ड ये क्या हमारा सर, ये हमारा है मदरबोर्ड। हाँ सर मदरबोर्ड हर चीज़ आप देखेंगे दोस्तों, आप लोगों को कोई चीज़ रटना नहीं पड़ेगा। सर मदरबोर्ड में यहाँ पे मान लीजिए आपका यहाँ पे लगा हुआ है CPU। ठीक हाँ सर, तो इससे आप क्या करते हैं, देखिए जिसमें मेरे को पता है कि सर मुझे, जैसे मेरा आदत है, मेरा आदत क्या है कि मेरे को मतलब कुछ भी चीज़ पसीना है तो मुझे तुरंत पोंछने के लिए रुमाल चाहिए। तो मैं सीधा से लेफ्ट में हाथ डाला, रुमाल निकाला, मेरे को पता है लेफ्ट जेब में रुमाल होगा, हाथ से निकाला, पोंछ लिया, हाँ सर डाल दिया। ठीक हाँ सर, ठीक चलिए। तो इस तरीके से आप क्या देखेंगे कि हाँ सर जिसका मुझे बार बार जरूरत पड़ता है उसको अपने पास रखा हूँ। हाँ सर, तो वैसे ही सीपीयू को भी जिस डाटा का बार 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 जरूरत पड़ता है, सीपीयू अपने अंदर में, आप यहाँ समझ के चलिए, एग्जैक्टली ऐसा नहीं मगर आप समझ के चलिए, सीपीयू जिस डाटा का, जिस कंटेंट का बार बार जरूरत पड़ता है अपने लिए, उसको अपने अंदर ही कंटेंट जमा करके रख लेता है रजिस्टर के रूप में। हाँ सर, अर्थात सीपीयू को जिस डाटा का बार बार जरूरत पड़े वो उस रजिस्टर में ही जमा करके रखता है। सीपीयू बार बार, सीपीयू को अगर कोई चीज़ खोजना है तो सबसे पहले रजिस्टर के पास जाएगा। जैसे मुझे रुमाल खोजना था तो मैं सबसे पहले अपने पीछे वाले जेब पॉकेट के लेफ्ट वाले साइड में गया, तो मेरा लेफ्ट वाला पॉकेट मेरा जो बन गया वो मेरा रजिस्टर कहलाया। हाँ सर, मुझे पैसा निकालना होगा तो अपने आगे वाले जेब के राइट वाले साइड में जाऊँगा तो वहाँ से मेरा कैश निकल जाएगा। हाँ सर, तो मेरा रजिस्टर हो गया। हाँ सर, क्योंकि सबसे पहले मुझे जिस चीज़ की बार बार जरूरत पड़ती है वही मेरा रजिस्टर होता है ना। हाँ सर, तो इसलिए सीपीयू को जिस डाटा का बार बार जरूरत पड़ता है वो उसे रजिस्टर में रखता है। हाँ सर, सीपीयू सबसे पहले डाटा कहाँ खोजता है, ये क्वेश्चन बने तो रजिस्टर में खोजता है। सीपीयू सबसे तीव्रता के साथ कहाँ से डाटा एक्सेस करता है, सबसे तेजी से किससे डाटा निकाल पाएगा सर, रजिस्टर से निकाल पाएगा, क्योंकि सबसे पास उसके वही है। हाँ सर, इसलिए सबसे फास्ट मेमोरी कौन हो जाएगा, स्टोरेज क्षमता किसका होगा, सबसे फास्ट मेमोरी कौन कहलाएगी सर, रजिस्टर कहलाएगी, क्योंकि सबसे पहले वहीं से डाटा, देखिए स्टोरेज फास्ट किस सेंस में लेते हैं, सीपीयू से डाटा पहुंचने के सेंस में, कि सीपीयू तक डाटा पहुंचेगा किससे, तो सीपीयू से डाटा जिसके पास सबसे पहले पहुंचेगा वो सबसे फास्ट, फिर सेकंड नंबर में जिससे पहुंचेगा सेकंड नंबर के फास्ट। तो हाँ सर, जब रजिस्टर उसके अंदर ही है तो सबसे पहले इसी से डाटा पहुंचेगा, अर्थात सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर है। याद रखेंगे इस बात को। कैचे मेमोरी सेकंड नंबर फास्ट मेमोरी है, और मेमोरी रियल माने में मेमोरी में आपका कैचे मेमोरी फास्ट कहलाता है। क्यों कहलाता है सर आपका, क्योंकि बाहर अब आप देखेंगे तो बाहर सबसे पहले कैचे मेमोरी होगी जो सबसे फास्ट मेमोरी होगी, और सीपीयू को जब रजिस्टर में कोई डाटा नहीं मिलेगा तो कैचे मेमोरी के पास ही जाएगा। तो चलिए अब सीपीयू के यहाँ डाटा मिल गया तो ठीक, इसलिए आपको फर्स्ट हो गया। नहीं मिला तो अब सीपीयू आपको जाएगा कहाँ, सीपीयू आती है इसके पास। हाँ सर, अब सीपीयू जाएगा आपके कैचे मेमोरी के पास। ठीक हाँ सर, तो याद रखेंगे सबसे फास्टेस्ट मेमोरी अगर रजिस्टर दी है तो रजिस्टर लेंगे, रजिस्टर नहीं दिया है तो आप लेंगे कैचे, है ना। हाँ सर, तो इसके लिए यहाँ पे मैं सेकंड लिख रहा हूँ, मगर अगर ये ना हो तो ये फर्स्ट हो जाएगा। हाँ सर, और जब इसके बाद यहाँ पे भी डाटा उसको ना मिले तब वो जाकर के एक्सेस करता है आपके मेन मेमोरी से, तब जाके आपको लेता है आपका मेन मेमोरी का सहयोग लेता है। ठीक हाँ सर, मेन मेमोरी से आपका फिर डाटा निकालने की कोशिश करता है, मेन मेमोरी से अर्थात रैम से डाटा निकालने की कोशिश करेगा, अर्थात रैम से डाटा निकालने का कोशिश करेगा। ठीक हाँ सर, और इसके बाद अगर डाटा ना मिले तब आपका डाटा लेने जाएगा बाद में, जब बाहर से कनेक्ट हो सकते हैं, जो इसमें कनेक्ट है आपके अलग से समझिए, वो है आपके सेकेंडरी मेमोरी अर्थात हार्ड डिस्क वगैरह वो सब चीज़ें। ठीक हाँ सर, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक हाँ सर, आपको पूरा सीक्वेंस पता चल गया। सबसे फास्ट मेमोरी, सबसे तीव्रता फास्ट में रजिस्टर फर्स्ट पे, सेकंड में आपका कैचे, थर्ड में आपका रैम या मेन मेमोरी। हाँ सर, पूरे मदरबोर्ड में ऐसे ही ये फिक्स है। हाँ सर, तो सीपीयू भाई, अब सीपीयू डाटा क्यों खोजता है, तो सारा काम को कंट्रोल तो सर सीपीयू कर रहा है, तो उसी को ना पता कि उसको किस चीज़ की जरूरत है, तो जिस चीज़ की जरूरत है उसी चीज़ को खोजेगा ना। हाँ सर, चलिए ये बात हो गई यहाँ पर क्लियर। इस बात को आप समझ के रखेंगे, याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, क्वेश्चन इससे कैसे कैसे बनेंगे, सबका आपको आंसर बनना चाहिए। ठीक, अब आइए आप रजिस्टर मेमोरी समझ गए। हाँ सर, अब आते हैं हम आपका कैचे पे चर्चा कर लेते हैं। चलिए
ऐसे तो आप सब समझ गए हैं, और उसी को अब लिखवाते हैं कि हम बात करें सर आपका कैश मेमोरी या आपका कैचे मेमोरी का। ठीक, हाँ सर। आइए, और आपको एक चीज़ देखेंगे विशेष यहाँ पे वो दिखाना चाह रहा हूँ मैं, वही भी जो चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ, कई बार जो दिखाना चाहते हैं विशेष वो दिखता नहीं है, तो कैचे मेमोरी। आइए, क्या लिखा है आपको देखिए, जो मैं बनाया हुआ है डायग्राम। सबसे पहले कैचे सीपीयू किसके पास जाता है, अपने अंदर रजिस्टर वो नहीं है, तो कैचे मेमोरी के पास वो नहीं है, तो मेन मेमोरी के पास जाता है ना। आपको बात सही साबित हो गया? हाँ सर, समझ में आ गया। द फास्टेस्ट मेमोरी इन कंप्यूटर इज कैचे मेमोरी, ऐसा लिखा हुआ है ना? हाँ सर, क्योंकि सीपीयू के अंदर रजिस्टर है, तो आप बाहर से देखेंगे तो आपको सबसे फास्ट आपका कैचे ही है। ठीक, हाँ सर। चलिए, ये आपको चल गया। चलिए दोस्तों, ये सब आपका डायग्राम पूरा वही डायग्राम बना हुआ है जो आपको बताया था। ठीक, चलिए देखिए, ये लगा हुआ है आपका कैचे मेमोरी, दिख रहा है आपको? हाँ सर, ये मदरबोर्ड है ग्रीन कलर का। हाँ सर, और उस पर लगा है आपका कैचे मेमोरी। देखिए ये दिखा आपको? हाँ सर, कैचे मेमोरी ऐसा दिखता है, ऐसा लगा हुआ इस तरीके से, ध्यान रहेगा। हाँ सर, आइए, दिख रहा है आपको? हाँ सर। चलिए इसी को ले लेते हैं बस, इससे आपको समझ में रहेगा कि कैचे मेमोरी रियल मायने में दिखता कैसे है ना। हाँ सर, चलिए भाई कैचे मेमोरी हम पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उसका इमेज हमको पता होना चाहिए था, तो इमेज हम देख लिए कि कैचे मेमोरी आपका दिखता कैसा है, तो आपको स्पष्ट हो गया कि मदरबोर्ड में कैचे मेमोरी लगा हुआ है। हाँ सर, ठीक। चलिए, तो हाँ सर, कैचे मेमोरी कैसे दिखता है सर, हमको इसका रियल इमेज आप दिखा दिए, उसके लिए धन्यवाद। आइए हम आते हैं दोस्तों आगे। ठीक, चलिए चलिए, अब लिखते चलिए इसके बारे में। देखिए, इसका पहला पॉइंट क्या बनता है, इसका पहला पॉइंट यही बनेगा कि वह कौन सी मेमोरी है, वह कौन सी मेमोरी है। क्वेश्चन नंबर 1, अगर रजिस्टर नहीं दिया तो सबसे फास्ट मेमोरी कौन सी है, फास्टेस्ट मेमोरी, ये बनेगा। हाँ सर, तो आप लेंगे रजिस्टर नहीं दिया है तो आप लेंगे कैचे मेमोरी। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 2 इससे बनता है, वह कौन सी मेमोरी है जो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच, सीपीयू या रैम के बीच पाई जाती है, तो सीपीयू और रैम के बीच पाई जाती है, तो सीपीयू एंड मेन मेमोरी के बीच पाई जाती है, मेमोरी के बीच लोकेटेड होती है, बीच पाई जाती है, तो आप बताएंगे सर वो होती है आपकी, पाई जाती है, होती है आपकी कैचे मेमोरी। हाँ सर, ठीक, हाँ सर। तीसरे इसके इस लोकेशन से क्वेश्चन पूछ लेगा। तीसरा पूछेगा आपसे से कि सीपीयू को अगर किसी डाटा की जरूरत होता है, प्रैक्टिकल चीज, तो सबसे पहले किस मेमोरी के पास जाता है। अगर रजिस्टर नहीं दिया तो आप बोलेंगे कैचे मेमोरी। तो इसका मतलब वही है कि सीपीयू को डाटा की आवश्यकता होगी तो सबसे पहले वो कैचे के पास ही जाएगा। हाँ सर, तो चलिए और देखिए, तो इसलिए यही सब पॉइंट बोलेगा। चलिए, तो ये सब पॉइंट को यहाँ समझाने के बाद मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सब पॉइंट आपको बोलेगा ही करके, है ना। हाँ, आइए, तो हाँ सर, ये सब पॉइंट तो है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, अगला क्वेश्चन बनेगा दोस्तों इसी से आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन नंबर 4। हाँ सर, कि किस मेमोरी को बफर मेमोरी के रूप में कहते हैं। बफर मेमोरी इज इक्वल टू कैचे मेमोरी। हाँ सर, कैचे मेमोरी। आपको ये भी समझा दूं कि याद रखने का कोई टेंशन नहीं है, बस उसको अलग अलग तरीके से घुमा के पूछेगा, इसलिए अपना दिमाग ऑन रखेंगे एग्जाम टाइम में। बफर क्या होता है सर, बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए ये आपका जंगल है। हाँ सर, और ये आपका दूसरा जंगल है, तो एक जंगल दूसरा जंगल जिस जगह पे मिलते हैं, दोनों के बीच के जो कॉमन एरिया बनता है,
इसे कहते हैं बफर क्षेत्र, अर्थात इस जंगल और इस जंगल के बीच में, अर्थात सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में एक मेमोरी है, इसलिए आपका एक बफर मेमोरी कहलाता है। समझ गए? बस उसके लोकेशन से ही क्वेश्चन ऐसा बनता है कि बफर मेमोरी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे सर बफर मेमोरी कहते हैं कैचे मेमोरी को, तो आपको सब समझा दिया। हाँ सर, तो बफर मेमोरी किसे कहते हैं आपको याद रहेगा कि कैचे मेमोरी को कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे सर, आपको दिख रहा है सर इसमें ये कैचे मेमोरी, इसमें देखिए जो प्रयोग हुआ है सर, अब दिख रहा है आपको डंटी डंटी रियल में उसके अंदर में क्या फिट है पता है आपको सर? इसमें प्रयोग होता है आपके क्वेश्चन नंबर 5 का, वह कौन सा मेमोरी है जिसमें आपके केवल इसमें कैचे मेमोरी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर, तो कौन सी मेमोरी है जिसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है? ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है, तो आपको याद रहना चाहिए सर, वो है आपका कैचे मेमोरी। तो हाँ सर, बफर मेमोरी, ट्रांजिस्टर मेमोरी किसमें प्रयोग होता है? कैचे मेमोरी में। बफर मेमोरी किसे कहते हैं? कैचे मेमोरी को। सीपीयू और आपके कैचे मेमोरी, आप सीपीयू सबसे पहले डाटा किससे लेता है? कैचे मेमोरी से लेता है, अगर रजिस्टर नहीं दिया है तो। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच कौन सी मेमोरी पाई जाती है? कैचे मेमोरी। सबसे फास्टेस्ट या तेज मेमोरी कौन सी है? अगर रजिस्टर मेमोरी नहीं दिया है तो आपका कैचे मेमोरी। हाँ सर, ठीक, चलिए कितना सारा क्वेश्चन बनेगा इस कैचे मेमोरी से, आपको सब मैं बता दिया दोस्तों। आइए, ठीक, चलिए तो पूरा थ्योरी के लिए बस यहाँ डायग्राम याद रखिए सर, सीपीयू, तो उसके बाद आपका रहेगा कैचे, फिर आपका मेन मेमोरी या रैम, अच्छा वो नहीं है तब आपका आएगा यहाँ पे हार्ड डिस्क, ऐसे करके आप समझ के चलिए कंप्यूटर में आपके ऐसे काम होता है। ठीक, हाँ सर, कि सीपीयू को जब डाटा की जरूरत होता है तो अपने रजिस्टर में खोजता है, रजिस्टर नहीं है क्योंकि उसके अंदर ही रजिस्टर, इसलिए उससे सीपीयू का हिस्सा ही कई बार मान लेते हैं। आपको उधर कंफ्यूजन क्यों होता है एग्जाम में कि रजिस्टर लेके चले, क्योंकि सीपीयू रजिस्टर मेमोरी जो है ना वो सीपीयू के अंदर ही है, तो सीपीयू ही मांग लेते हैं, है ना, इसलिए उसको आपको सबसे फास्टेस्ट मेमोरी के रूप में कैचे मेमोरी को ले लेता है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो सीपीयू के बाद सबसे फास्ट, सीपीयू के लिए बाद कैचे मेमोरी थी। सीपीयू और रैम या मेन मेमोरी, रैम आपको मेन मेमोरी पता है, तो सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में कैचे मेमोरी होती है। हाँ सर, सीपीयू सबसे पहले कैचे के पास जाता है, डाटा खोजने वो नहीं मिलता तो रैम के पास जाता है, वहाँ नहीं मिलता तब हार्ड डिस्क के पास जाता है। तो ये डायग्राम आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, ठीक, हाँ सर, चलिए ये दोस्तों आते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है आपका रैम। हाँ सर, जिसका बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, कुछ रैम की मैं परिभाषा लिखाऊंगा, फिर रैम का बहुत सारा प्रकार देखे थे, है ना। हाँ सर, स्टैटिक रैम, एस रैम, डायनेमिक रैम, डी रैम, फिर आपका ये रैम, वो रैम, फलना रैम, ढिमका रैम, वो सब जितने रैम थे हम सबके ऊपर फिर अध्ययन करेंगे आपके जो जरूरी है उनके, बाकी पढ़ते तो बहुत सारी चीजें और सबको नहीं जानना है, जितना काम का आपका आने वाले उतना भी। ठीक है, हाँ सर, चलिए तो आपको पता ही सर रैम क्या है सर आपका, सर एक आपको याद रखेंगे कभी आपसे ये भी क्वेश्चन बन जाए कि मेन मेमोरी में कौन कौन आते हैं, तो मेन मेमोरी अगर पूछे याद रखेंगे, और क्यों कहते हैं आपको तो बता चुका सर, मेन मेमोरी आपका रैम को कहते हैं और आपके रोम को कहते हैं। सर क्यों कहते हैं तो आपको मैं बता ही चुका हूँ सर, हाँ क्वेश्चन बने तो सर रोम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डाला होता है और जब बूटिंग होगा तो ऑपरेटिंग सिस्टम रोम से आपके रैम में ही आकर के सारे कार्य को करता है, इसलिए दोनों आपके मेन मेमोरी हो जाते हैं। हाँ सर, तो याद रखेंगे सबसे पहला लाइन बनता है इससे कि रैम आपका यह एक मेन मेमोरी है। ठीक, हाँ सर, चलिए हो गया। दूसरी बात फिर आपको इसी में पता होनी चाहिए सर, यह एक आपको पता सर सेमीकंडक्टर मेमोरी पीछे दिखा था सर, यह एक आपका
सेमीकंडक्टर मेमोरी है या अर्धचालक मेमोरी है? सेमीकंडक्टर या अर्धचालक, अर्धचालक मेमोरी है। ठीक, हाँ सर, मेन मेमोरी है, यहाँ पर है, ऐसे लिख देता हूँ, है ना। हाँ चलिए, दूसरी बात आपका भैया पता ही आपको कि यह एक, आपको सब पता है, मैं सिर्फ लिख के दे रहा हूँ क्योंकि मैं बताया था ना, जब मैं समझाया हूँ तो वहाँ छोटे छोटे की पॉइंट्स लिखा हूँ तो आपका पूरा एग्जाम क्लियर हो जाए। फिर आपको वही नोट्स बनाना है, उसके लिए मैं सबको पूरा लिख के देता हूँ। यह एक वोलाटाइल अर्थात अस्थायी मेमोरी है, वोलाटाइल या अस्थायी मेमोरी है, अर्थात जो जितने प्रॉपर्टी अस्थायी की थी सब इसके में, कि बहुत तेज होगा, या आपका स्थायी रूप से डाटा रखेगा, पावर कटने पे गया उसका डाटा उड़ जाएगा, है ना। हाँ सर, बहुत तेजी से एक्सेस करेगा, ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को प्रदर्शित करेगा, अर्थात वो सब चीज आपके रैम से जोड़ के पूछ सकते हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए, इसमें डेटा अस्थायी रूप से जमा होता है, तो इसमें डाटा अस्थायी रूप से जमा होता है, स्थायी रूप से जमा होता है। चलिए दोस्तों, मैं बोला ना जब समझाना था पूरा समझा दिया, वही चीज आपको लिख के दे रहा हूँ क्योंकि नोट्स बनवाना है तो भाई नोट्स के लिए लिख के दे रहा हूँ। चलिए चलिए, दूसरा आपका, इसे कार्य करने के लिए, इसे कार्य करने के लिए या इसे अपना कार्य चालू रखने के लिए पावर की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है, पावर की आवश्यकता होती है। अब ये सब जो वो वोलेटाइल में हिस्सा था वही चीज वाली बात है, आवश्यकता होती है। हाँ सर, इसकी स्पीड, ये आ गया आपके लिए क्वेश्चन नया, इसकी स्पीड मापी जाती है, बोला ना सब जगह से मिलेगा आपको स्पीड। इसकी स्पीड किसमें नापते हैं? इसकी स्पीड नापते हैं आपके MHz अर्थात मेगा हर्ट्ज में इसकी स्पीड नापते हैं। ठीक, हाँ सर, इसकी स्पीड मेगा हर्ट्ज में नापते हैं, याद रखेंगे इस बात का। M4 है आपका यहाँ मेगा, मेगा HZ का मतलब है HERTZ हर्ट्ज, तो HZ से मिला के HZ लिखते हैं, हर्ट्ज को मेगा हर्ट्ज इसका स्पीड नापते हैं। ठीक है, और जैसे अब कैचे मेमोरी में ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हो रहा था, वैसे ही आपके यहाँ पे प्रयोग होता है, आपके यह आपके ट्रांजिस्टर्स प्लस कैपेसिटर्स का प्रयोग होता है। देखेंगे आपको इसी में किसी इसका कोई हिस्सा, जैसे स्टैटिक रैम है, डायनेमिक रैम, तो कहीं ट्रांजिस्टर का प्रयोग हो रहा है, कहीं ट्रांजिस्टर कैपेसिटर दोनों का प्रयोग हो रहा है। हाँ सर, तो हम आगे देखेंगे, अर्थात कुल मिला के ये आपके रैम में ट्रांजिस्टर्स का और कैपेसिटर्स का उपयोग किया जाता है। ठीक, हाँ सर, उपयोग करते हैं, तो क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए, तब हम आ जाते हैं सर इसका रैम। आप हमको बता दिए सर, धन्यवाद। अब रैम का सर आप बताए थे, सबसे पहला हिस्से में हम आएंगे सर। रैम का आप बताए थे, रैम का आप बताए सर, रैम का आपका वो जो वोलेटाइल प्रॉपर्टी रखता है, अस्थायी प्रॉपर्टी, उसमें आप देखे थे सर, एक आपका एस रैम, फिर आप एक देखे थे सर आपका डी रैम। हाँ सर, S4 था आपका स्टैटिक रैम, वही है रैंडम एक्सेस मेमोरी। D4 था आपका सर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। हाँ सर, चलिए, तो रैम आप देख लिया सर। चलिए, अब रैम का सबसे, अब जब रैम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले बेटा रैम का आप इमेज देखिए, रैम कैसे दिखता है। हाँ सर, तो आइए आपको दिखाऊं मैं, इसलिए पीछे ले आता हूँ आपके लिए इमेज अगले पेज पे। हाँ, तो देखिए पहले रैम कैसे दिखता है, जब कैचे मेमोरी देखे तो देखिए रैम कैसा दिखता है। ठीक, हाँ सर, रैम मेमोरी। ठीक, रैम मेमोरी दोस्तों आपका देखिए बहुत अच्छे से, कि देखिए दोस्तों ये है आपका सर रैम। ठीक,
हाँ सर, दिख रहा है आपको, रैम ऐसे दिखता है। हाँ सर, रैम ऐसे दिखता है, हमको दिख रहा है सर बहुत अच्छे से। ठीक, हाँ सर, ऐसा दिखता है आपको दोस्तों रैम। ठीक, चलिए और इस तरीके से ये मदरबोर्ड में अपने सॉकेट में फिट होता है। दिख रहा है आपको? हाँ सर, 1 2 3 4 4 सॉकेट में फिट है। हाँ सर, देखिए ऐसा दिख रहा है आपको मदरबोर्ड में फिट है। हाँ सर, या ब्लू कलर का मदरबोर्ड उपयोग किया गया, उसमें रैम फिट है। देखिए तो हाँ सर, मदरबोर्ड में कैसे रैम फिट होता है हमको वो भी दिख गया। देखिए पूरा आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर, देखिए ये आपके उसका फैन है जो मदरबोर्ड में लगा होता है वो सर। हाँ, और इसका रैम है, देखिए रैम लगा हुआ है। ठीक है, बस में आपके ट्रांजिस्टर्स कैपेसिटर्स का प्रयोग हुआ है। ठीक, हाँ सर, तो रैम का इमेज हमको सर भली बात हम परिचित हो गए, बहुत अच्छे से हमको ध्यान रहेगा। ठीक, चलिए तो आपका रैम ऐसे दिखता है, यही इमेज लगा देता हूँ। चलिए पहले आपको ध्यान रहेगा, ये दोस्तों आपका रैम। ठीक, हाँ सर, ये आपका रैम। ठीक है, अब हम देखेंगे सर स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम आप पढ़े थे। चलिए हम उसकी इमेज पे आते हैं सीधा आपके लिए, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम, तब उसके बारे में प्रॉपर्टी हम पढ़ लेंगे। पहले इमेज में हम देखते हैं कि इमेज देखने से हमको कुछ अंतर महसूस होता है क्या। आइए देखते हैं, स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक रैम। ठीक, हाँ सर, इमेज पे चलते हैं। चलिए हाँ सर, हमको स्पष्ट हो रहा है सर स्टैटिक वर्सेस डायनेमिक रैम में। तो भाई आपको ये पता चलना चाहिए, कभी आप देख लिए आंखों से तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये रैम है ना। हाँ सर, तो ये दोस्तों आपका रैम का दो प्रकार होता है सर, आपका स्टैटिक और डायनेमिक। तो दोनों में आप अंतर ऐसे पता कर पाएंगे सर, कौन सा आपको स्टैटिक है कौन सा डायनेमिक, अब आपको कभी कोई दिक्कत डाउट नहीं होगा। मैं बोला ना, हर चीज़ प्रैक्टिकली सीखिए यार, किताबी ज्ञान सबके पास हो सकता है। तो ये आपका दोस्तों स्टैटिक रैम इस तरीके से दिखता है और डायनेमिक रैम इस तरीके से दिखता है सर। ठीक, हाँ सर, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक सर, कहीं कहीं आप क्या देखें सर, काला काला पिन निकला वो दिख रहा है यार, किसके जैसे दिख रहा है? देखिए थोड़ा सा सर, कहीं कहीं इसके जैसे दिख रहा है, कैचे मेमोरी की तरह, बस ये थोड़ा चपटा है, थोड़ा उठा हुआ है और उससे भी से निकल रहे हैं बहुत सारे तीत, और उससे बहुत सारे तीत निकल रहे थे। हाँ सर, तो कैचे की तरह कौन सा दिखता है आपका मेमोरी रैम का? तो दिखता है सर आपका स्टैटिक रैम। ठीक, हाँ सर, ध्यान रहेगा ये बात। हाँ दोस्तों, चलिए तो रैम देख लिया आप, ऐसे दिखता है सर रैम। रैम में आप देखिए स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, अर्थात ये बात याद रखेंगे सर, सबसे ज्यादा जो इस रैम का प्रयोग किया जाता है वो आप देखते हैं मार्केट में डायनेमिक रैम का प्रयोग होता है। ठीक, हाँ सर, इस बात का भी याद रखेंगे, कभी क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आइए दोस्तों, आते हैं अब आपके लिए तो रैम के आ जाते हैं भैया हम। चलिए देख लिया आप तो, यही बताता हूँ आपको, है ना। इसी के नीचे इसका डिटेल लिख देता हूँ। चलिए स्टैटिक रैम में लिखिए आप यहाँ पे कि स्टैटिक रैम आपका सर किसके जैसे दिख रहा था। आप तो मतलब कुछ याद नहीं हो, समझिए स्टैटिक रैम सर आपका, आइए पीछे एक स्टेप सर, 2 स्टेप। हाँ सर, सर स्टैटिक रैम कहीं ना कहीं कैचे मेमोरी की तरह दिख रहा है, और इसमें सर किसका प्रयोग हो रहा है? ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग हो रहा है। तो बताइए दोस्तों, जो निकले दांत निकले भैया, दिख रहा है? हाँ सर, देखिए मतलब आपका दांत निकले स्टील के। हाँ सर, ट्रांजिस्टर्स का ही वो पिन होला है, सब समझिए। तो हाँ सर, बस उसी से क्वेश्चन बनेगा आपका। स्टैटिक रैम में आपके केवल ट्रांजिस्टर्स के प्रयोग होते हैं, ट्रांजिस्टर्स का उपयोग होता है, उपयोग होता है। जबकि आपके डायनेमिक रैम में दोस्तों ट्रांजिस्टर्स प्लस कैपेसिटर दोनों का उपयोग होता है, दोनों का उपयोग होता है। हाँ सर, आपने बताया था रैम की परिभाषा में, हम बताया सर कि रैम के में सर आपका ट्रांजिस्टर भी होता है और कैपेसिटर भी होता है। तो रैम के स्टैटिक वाले में केवल स्टैटिक वाले में आपको केवल ट्रांजिस्टर्स होता है, और आपके डायनेमिक वाले में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होता है। इसलिए आप रैम में क्या पढ़ते थे कि पीछे देखिए रैम में आप क्या पढ़ते हैं कि रैम में ट्रांजिस्टर कैपेसिटर दोनों का प्रयोग होता है
तो हाँ सर, ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग दोनों में हो रहा है, ट्रांजिस्टर ठीक है। और विशेष कर याद रखिए कि कैपेसिटर का प्रयोग किस में हो रहा है, तो डायनेमिक में हो रहा है, बात खत्म। हाँ सर, क्योंकि इसको स्टैटिक और स्थिर डाटा रखना है, इसलिए इसमें कैपेसिटर का आवश्यकता नहीं है। इसमें सर बार बार डायनेमिक मतलब बार बार डाटा चेंज हो रही है, बार बार अधिक करंट फ्लो चाहिए, बार बार अधिक करंट फ्लो का नया नया डाटा लिखाएगा, इसलिए इसमें कैपेसिटर का प्रयोग हुआ है। हाँ सर, डायनेमिक है मतलब बार बार नया डाटा आ रहा है सर, नया डाटा आएगा तो उसको नया नया करंट लेकर के आएगा, बार बार करंट चाहिए तो करंट को कैपेसिटी करंट को कैरी करने के लिए कैपेसिटर चाहिए, तो सी से करंट, सी से कैपेसिटर, डायनेमिक में ही होगा ना। हाँ सर, ये बात भी आप समझ गए। बोला हर एक चीज प्रैक्टिकली समझेंगे यार कि क्यों है वहां पे वो चीज, ठीक है। जिससे क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बताइए वह कौन सा रैम है, रैम में पूछेगा वह कौन सा रैम है जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग किया जाता है, तो बताएंगे सर स्टैटिक रैम। वह कौन सा रैम है जिसमें सिर्फ आपके कैपेसिटर का प्रयोग किया जाता है, इसको ऐसे ही पूछेगा। वह कौन सा रैम है जिसमें जिसमें आपके सिर्फ नहीं बोलेगा, वह कौन सा रैम है जिसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है, तो स्टैटिक रैम। वह कौन सा रैम है जिसमें आपके कैपेसिटर का प्रयोग होता है, तो आप बताएंगे डायनेमिक रैम। क्योंकि सर आपका ट्रांजिस्टर यहाँ भी है, ट्रांजिस्टर वहाँ भी है, तो इसमें जब पूछेगा तो इसको ट्रांजिस्टर्स का बारे में नहीं पूछेगा, यहाँ ये पूछेगा कि वह कौन सा रैम है जिसमें कैपेसिटर का प्रयोग हो रहा है, तो आप बताएंगे डायनेमिक रैम। क्योंकि स्टैटिक रैम से उसको अलग वही कैपेसिटर अलग करता है, स्टैटिक को डायनेमिक बनाता है वही कैपेसिटर, इसीलिए कहलाता है आपका डायनेमिक रैम। हाँ सर, अब देखिए सर ये ग्रीन पट्टी जो सर ये आपका है क्या, रैम है, और उसी में जो आप देख रहे हैं ट्रांजिस्टर्स लगा होता है छोटे छोटे पिन के साथ। हाँ सर, उसी में आपका कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक। हाँ सर, चलिए दोस्तों, क्लियर रहेगा। ये जानकारी बन गई, इससे आपका एक क्वेश्चन बनता है, ये बात यहीं पे क्लियर हो गई दोस्तों। वही आते हैं आपके, हम थोड़ा सा और जानकारी इसी भी लिखते हैं। चलो यहीं पे पूरी जानकारी लिखवा देते हैं, चित्र के साथ रखा तो ध्यान रहेगा ना। हाँ सर, चलिए लिखते चलिए। आइए लिखते हैं स्टैटिक रैम के बारे में। सर मैं क्या बोला सर, स्टैटिक रैम में आपका डाटा स्थिर होता है, अर्थात ऐसा डाटा जिसको बदलने की जरूरत नहीं है, जिसका बार बार आपको उपयोग करना है। स्टैटिक मतलब स्थिर होना। अब बोलेंगे मैं चलते चलते स्टैटिक हो गया, मैं रुक गया से तो मैं स्टैटिक हो गया। हाँ सर, मैं मोशन में हूँ तो मैं डायनेमिक अवस्था में हूँ। हाँ सर, बदल रहा हूँ बार बार, ठीक, अपना पोजीशन में बदल रहा हूँ, ऐसा बदल रहा हूँ। हाँ सर, अब बार बार पोजीशन बदल रहा हूँ, एक ही जगह रुक गए तो आप क्या बोलेंगे सर, तो एकदम स्थिर हो गए हैं पत्थर की तरह, सर एकदम स्टैटिक हो गए हैं। हाँ सर, तो इसमें डाटा एकदम ऐसी पत्थर की तरह स्टैटिक होता है, स्थिर होता है, वही आपका स्टैटिक रैम होता है, जिसमें बार बार डाटा बदलता है, आपका डायनेमिक रैम है, ठीक। हाँ सर, चलिए लिखते चलिए। सर बताइए इसमें डाटा बदल नहीं रहा है, बार बार वही ABCD डाला हुआ है, और यहाँ पे आपका A B मतलब कुछ रखना नहीं पड़ेगा जो क्वेश्चन बनेगा, इसमें सिर्फ A B C और D चार चीज डाला हुआ है, और बार बार कभी A का प्रयोग A B C D इन्हीं चारों का प्रयोग पड़ता है, जिसका प्रयोग पड़ा फट से डाल दिया, फट से डाल दिया, फट से डाल दिया। हाँ सर, यहाँ पे फट से डाल दिया बोला मैं, फट से डाल दिया, फट से मतलब क्या मैंने कहने का मतलब सर इसमें डाटा स्थिर है और उतने डाटा है सर, कुल मिला के 10 या 11 जो भी डाटा है सर, उन्हीं का प्रयोग बार बार पड़ेगा, तो सर उन्हीं को बीच में एक्सेस करना है। तो ये आपका सर उसकी तुलना में फास्ट होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ डाटा स्थिर है, वहाँ डाटा बदल रहा है। अर्थात आप बताइए, आप अगर आप मुझे पकड़ने आते हैं, मैं ऐसे खड़ा हूँ तो आप मुझे आसानी से पकड़ सकते हैं, या मैं दौड़ रहा हूँ तो आप मुझे आसानी से पकड़ेंगे, या अपनी स्थिति बदल रहा हूँ तो। हाँ सर, अगर आप स्थिर रूप से खड़े हैं, एक जगह रुके हुए हैं, तो आसानी से आपको पकड़ सकता हूँ। जैसे चोर को पुलिस, अगर चोर खड़ा है तो उसको आसानी से पकड़ लेगा, चोर भाग रहा है तो उसको पकड़ने में मेहनत करना पड़ता है, बस वैसे ही यहाँ डाटा स्थिर है तो इसको आसानी से पकड़ लेगा, अर्थात ये फास्टली जल्दी पकड़ लेगा। अर्थात याद रखेंगे स्टैटिक रैम आपका फास्ट होता है डायनेमिक की तुलना में। तो लिखते चलिए, मौलान रटना कुछ नहीं पड़ेगा, हर एक पॉइंट आपको मौलान दिखना चाहिए। यह सबसे तेज है क्यों भाई, सबसे तेज है, सबसे फास्ट है, बस वही चीज बात है, सबसे तेज सबसे फास्ट क्यों है, अब आपको ये पता चल गया है, सबसे तेज या फास्ट है। अर्थात आपको अब बताऊं मैं सर, CPU को जब जरूरत पड़ा तो रजिस्टर्स के पास गया, रजिस्टर्स के पास नहीं मिला, कैचे के पास गया, कैचे के पास नहीं मिला, तो रैम के पास भी जब जाएगा तो रैम में सबसे पहले स्टैटिक रैम के पास जाएगा। इस बात का याद रखेंगे, है ना। हाँ सर, पढ़े थे ना आप। हाँ सर, देखिए पीछे, हाँ सर वो वाला चार्ट जो पढ़ाया था, क्या सर CPU को डाटा की जरूरत पड़ा तो कैचे के पास आया, कैचे के पास नहीं तो रैम के पास मिला, मगर रैम में सबसे पहले किसके पास गया, तो स्टैटिक रैम के पास गया, ठीक। हाँ सर, वहां नहीं मिलेगा तब डायनेमिक के पास जाएगा, वहां नहीं मिलेगा तब हार्ड डिस्क के पास। बोला ना, अंदर आप धीरे धीरे सब घुसते जाएंगे, आपको हर एक का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएगा दोस्तों, ठीक। चलिए हो गया। अब ये सबसे तेज होती है तो आप देख लीजिए, और देखते हैं इसके बाद प्रॉपर्टी। हाँ सर, इसकी कैपेसिटी मतलब आप स्टैटिक रैम है भाई, एक मेमोरी है तो इसकी कोई कैपेसिटी क्षमता होगी, तो हाँ सर इसकी कैपेसिटी या इसकी क्षमता
मेगाबाइट में होती है, एमबी में होती है सर, एमबी बोलते आपका मेगाबाइट में होती है। हाँ सर, मेगाबाइट में होती है। ठीक, मतलब 2 MB 4 MB 5 MB मतलब सिर्फ एमबी में ही रहेगा, जीबी में नहीं जा सकता। हाँ सर। जबकि रैम आप देखते हैं कि हाँ सर रैम हम देखते हैं तो रैम में हमको सर 2 GB रैम 4 GB रैम दिखता है, तो रियल वैल्यू 2 GB 4 GB रैम जो दिखता है वो स्टैटिक नहीं डायनेमिक है। और बताया ना कि डायनेमिक रैम ही सबसे ज़्यादा मार्केट में प्रयोग होता है। अब समझ रहे क्यों? हाँ सर। चलिए, इसमें ट्रांजिस्टर्स का प्रयोग होता है आपको बता दिया मैं। हाँ सर। और भाई इसमें बताइए डाटा स्थिर है। हाँ सर, ये भी लिख देता हूँ, इसमें डाटा स्थिर रूप में रहता है, तो लिख देते हैं इस चीज़ को। आइए, चलिए ठीक है। इसमें स्टैटिक रैम में जो डाटा है आपका वो आपका स्टैटिक या स्थिर रूप में रहता है, स्थिर रहता है। हाँ सर, डाटा स्टैटिक या स्थिर रहता है। अर्थात इसलिए क्योंकि डाटा स्थिर है, बदल ही नहीं रहा है, तो भाई रिफ्रेश की आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए आज लिखेंगे इसमें, इसको अलग से लिख दूँ, इसमें रिफ्रेश की, आपको शुरू में बता दिया था मैं, रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती है। रिफ्रेश की ज़रूरत, सिर्फ बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत, बार बार रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं है, तो डाटा स्थिर है भैया। वही ABCD है, तो वही ABCD है तो उसको बदलना ही नहीं है, तो रिफ्रेशमेंट करना ही नहीं है। हाँ सर। चलिए, आपको क्लियर हो गया? हाँ सर, इसमें बार बार डाटा बदल रहा है तो उसमें भाई रिफ्रेशमेंट बार बार करना होगा। हाँ सर। चलिए, क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं आपके डायनेमिक रैम वाले हिस्से में। ठीक, चलिए, स्टैटिक रैम आप देख लिए। अब डायनेमिक रैम का पहले मैं आपको, डायनेमिक रैम का बहुत सारे अलग अलग प्रकार आते हैं, पहले आपको मैं उसको इमेज दिखा देता हूँ, फिर हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक, आइए सर, डायनेमिक रैम देखिए दोस्तों, लिख देता हूँ यहाँ पर डायनेमिक रैम एंड इट्स टाइप्स। ठीक, देखिए इस चीज़ को एक बार देखिए डायग्राम को। हाँ सर, ये कंप्यूटर मेमोरी है, इंटरनल मेन मेमोरी, एक्सटर्नल सेकेंडरी मेमोरी। इंटरनल वाली मेन मेमोरी में रोम और रैम आपका आता है। हाँ सर, वो आपको नॉन वोलेटाइल होता है रोम और वोलेटाइल होता है रैम। हाँ सर, ये आप पढ़ लिए। रोम रैम में आप पढ़ रहे हैं स्टैटिक डायनेमिक रैम। हाँ सर, स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम हम पढ़ लिए। सर स्टैटिक आप पढ़ लिए पूरा, डायनेमिक में आप क्या देखो, डायनेमिक के सर बहुत सारे प्रकार हैं, HD रैम, RD रैम, DDR HD रैम, DDR1 DDR, फिर DDR में आप आएंगे तो DDR1, इस DDR में DDR1 DDR2 DDR3 DDR4। हाँ सर, तो डायनेमिक रैम के बहुत सारे प्रकार हैं, है ना? हाँ सर। चलिए, तो डायग्राम को ले लेते हैं। कभी आपको पता होना चाहिए प्रकार के बारे में, कहीं पूछ ले कि DDR1 DDR2 DDR3 DDR4 या RD रैम या HD रैम किसके हिस्से हैं, स्टैटिक रैम के, डायनेमिक रैम के, तो आपको पता होना चाहिए सर ये सब आपके डायनेमिक रैम के ही प्रकार हैं। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो डायग्राम भी आपके सामने रहेगा दोस्तों, आपको एग्जाम में ये भी आपको फायदा पहुंचाएगा। ठीक, हाँ सर। ठीक, हाँ सर। ठीक, इसका प्रकार देख लिए। हाँ सर, डायनेमिक रैम के प्रकार इतने सारे दिख रहे हैं आपको, HD रैम, RD रैम, DDR HD रैम, और DDR वाले में फिर DDR1 DDR2 DDR3 DDR4। ठीक है, चलिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। देखो आपको थोड़ा क्लियर दिख रहा है कि नहीं?
सर विजिबल है सर, कोई दिक्कत नहीं, विजिबल तो आइए थोड़ा सा। ये तो आप देख लीजिए उसके प्रकार के बारे में। चलिए हम उसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, मगर पहले आपको प्रैक्टिकल रूप से दिखाऊं कि कैसे कैसे दिखते हैं, है ना। हाँ सर, तो डायनेमिक रैम एंड इट्स टाइप्स। आपको मैं इसलिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, देखिए लगा आप देखते रहेंगे। इधर हम आते हैं उस पे दिखाने पे। सर पहले आपको फुल फॉर्म देख लीजिए आप। हाँ सर, सर टाइप्स ऑफ डायनामिक रैम में जो एच डी रैम लिखा था ना, हाँ सर, जो एच डी रैम लिखा है उसका फुल फॉर्म है सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। ठीक, तो सिंक्रोनाइज्ड टू द सिस्टम क्लॉक, या फिर सिस्टम क्लॉक जो होते हैं उसको, सिस्टम का मतलब हर चीज सिक्वेंसली होने के लिए एक क्लॉक है समझिए, तो उसको फिर संभालता है, वो होता है आपका एच डी रैम। तो एच डी रैम के साथ आप सिस्टम क्लॉक शब्द याद रख के पढ़ेंगे, ठीक है सर। फिर आपको DDR HDRAM का मतलब है डबल डाटा रेट HDRAM। HDRAM का मतलब स्टैटिक डायनेमिक आपका रैम। हाँ सर, तो आपका डबल डाटा रेट, आप जो DDR दिख रहे हैं आपको DDR, इसका नाम है डबल डाटा रेट HDRAM। ठीक, हाँ सर। चलिए, तो डबल डाटा रेट सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। हाँ सर, और रैम्बस का फुल फॉर्म है DR रैम है आपका, RD रैम बोलते हैं उसको, RD रैम जिसे बोलते हैं उसका फुल फॉर्म है रैम्बस डायनेमिक रैम। ठीक, हाँ सर, तो उसे बोलते हैं रैम्बस DRAM या रैम्बस डायनेमिक रैम। तो उसे रैम्बस DRAM करके या RD रैम करके देगा। ठीक, तो DDR जो है इसका उपयोग होता है डबल डाटा रेट HDRAM का, ट्रांसफर डाटा ट्वाइस फॉर ईच क्लॉक साइकिल। ट्रांसफर डाटा ट्वाइस फॉर ईच क्लॉक, मतलब एक क्लॉक साइकिल में एक बार में डबल डाटा आपको भेज सकता है। हाँ सर, और रैम्बस डायनेमिक रैम का आपका यूज है आपका फास्टर देन एचडी रैम, सिंक्रोनस रैम से फास्ट होता है। चिप्स फास्टर देन एचडी रैम चिप्स बिकॉज दे यूज पाइपलाइनिंग टेक्निक्स। हाँ सर, तो कौन सा आपका, जैसे उसके अंदर ही से क्वेश्चन पूछ सकते हैं एक लाइन में कि वो कौन सा आपका रैम है जो आपके एचडी रैम से फास्ट होता है, तो आप बताएंगे सर आपका रैम्बस डायनेमिक रैम है। और क्यों? क्योंकि उसके में पाइपलाइन सिस्टम होता है। ठीक, चलिए तो पहले आपको ये पेज हो गया भैया, जिसके प्रकारों के बारे में आप देख लिए, जिसके कौन से प्रकार, उस प्रकार के बारे में आप ये भी जान गए। चलिए, इस क्लास को हम अभी यहीं रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम फिर आपको इसके अंदर हम घुसेंगे और इसके अंदर हम एक चीज के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक, हाँ सर, क्योंकि आने वाले समय में कभी इसके अंदर क्वेश्चन पूछ ले तो एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं, कोई बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ की पॉइंट याद रखना है, उसके बाद हम सब चीज को बना लेंगे। तो चलिए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, आप सबसे अलविदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि बहुत कुछ आप लोगों को प्रैक्टिकली रूप से सीखने मिल रहा होगा, है ना। तो उसको सीखते चलिए और अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए, जिसको देख करके मेरा भी मन प्रसन्न चित्त हो जाए। ठीक, चलिए धन्यवाद दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत आभार।